हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक डॉट स्टडी हैव। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट का सभी मॉडल सेट जारी कर दिया गया है 2023 वाला। उसका सॉल्यूशन वीडियो भी मैंने बना रखा है सभी सब्जेक्टों को, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्टों के सॉल्यूशन वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, मॉडल सेट नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम मॉडल सेट का सॉल्यूशन ही देखने वाले हैं, लेकिन यह मॉडल सेट 2022 का मॉडल सेट होगा। इसकी पीडीएफ मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो इसका सॉल्यूशन वीडियो बना देते हैं ताकि बच्चों की तैयारी एक बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए। इस सब्जेक्ट में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलने वाला है और टोटल से 100 मार्क्स का यह सब्जेक्ट होगा। और इसमें प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो 138 टोटल प्रश्न होंगे। यहाँ पे आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं, तो आपको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना है। हम सीधा प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह जो प्रश्न पत्र होगा 2 खंडों में विभाजित होगा। एक तो सेक्शन ए होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन जो बी होगा उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी जिसमें थ्योरी के रूप में आपको लिखना होगा। तो चलें सेक्शन ए से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो आपको बताना है। आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या फिर एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो पूछ रहा है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? इस समय बहुदलीय दल व्यवस्था है, क्योंकि भारत में एक दल नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी है, भाजपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है, लोक जनशक्ति पार्टी और न जाने कितने सारे क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो इस समय भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। 1971 में बने महान गठबंधन का ध्येय क्या था? यानी जो 1971 में महान गठबंधन बनाए गए थे सिंडिकेट के द्वारा, उनका जो मुख्य लक्ष्य था क्या था? आपके ऑप्शन है ए गरीबी हटाओ, बी इंदिरा हटाओ, सी क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय, या फिर डी इनमें दलों में अनुशासन का अभाव। तो 1971 में बने महान गठबंधन का ध्येय था इंदिरा हटाओ, इंदिरा गांधी को हटाना इनका सत्ता से मेन लक्ष्य था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा हटाओ। आगे चलेंगे। कहता है कि इन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। वामपंथी पार्टियां किसे कहते हैं? तो वैसी पार्टियां जो समाज को एक शोषण रहित देखना चाहती है, गरीबों की भलाई के लिए कार्य करना चाहती है, यानी जो गरीबों से जुड़ी हुई हो, वो वंचित तबकों से जुड़ी हुई हो, उनकी भलाई के लिए बातें करती हों, तो उन्हें हम कहते हैं वामपंथी पार्टी। तो अभी देखा जाए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि किसे वामपंथी पार्टी में रखा जा सकता है। ए भारतीय जनता पार्टी को यानी बीजेपी पार्टी को, बी जनता पार्टी, सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर डी समाजवादी पार्टी। तो इस प्रकार देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? आपके ऑप्शन है ए क्रिप्स योजना, बी माउंटबेटन योजना, सी वेबल योजना, या फिर डी कैबिनेट मिशन योजना। तो भारत की जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में। आगे चलेंगे। लिखता है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यानी जो संविधान सभा है वहां उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो आपको बताना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वह कौन व्यक्ति थे, वह कौन नेता थे जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपके ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे चलेंगे। 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? ए युद्ध, बी बाहरी आक्रमण, सी आंतरिक गड़बड़ी, या फिर डी वित्तीय संकट। तो 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। आंतरिक गड़बड़ी को आधार मानकर इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी, और यह तीसरी बार आपातकाल लगाया गया था। ऐसा नहीं था कि पहली बार आपातकाल था, इससे पहले भी 2 बार 1971 में और 1962 में आपातकाल लग चुके थे, लेकिन उतना भयावह नहीं था जितना 1975 का आपातकाल भयावह था। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो मेन समिति थी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष बताना है कि कौन थे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
बी मौलाना आज़ाद, सी बी एन राव या फिर डी डॉक्टर अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन होगा डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। बड़ा सरल प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी मोरारजी देसाई या फिर डी चौधरी चरण सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण ने, जो बिहार से संबंधित थे और जिन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ए 7, बी 5, सी 6, डी 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। संपत्ति का अधिकार एक अधिकार था जिसे अभी हटा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। आपके ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर डी संपत्ति का अधिकार। तो मौलिक अधिकार नहीं है। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो संपत्ति का अधिकार है उस संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे हटा दिया गया है, इसे निरसित कर दिया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। आगे चलेंगे। कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। आपके ऑप्शन है ए कनाडा से, अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी कनाडा से या फिर डी ऑस्ट्रेलिया से। कानून का समान संरक्षण जो शब्द है अमेरिका से लिया गया है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के जो आर्टिकल नंबर 14 है उसमें इसका वर्णन मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। अगला प्रश्न है कि जो वयस्क मताधिकार है, वयस्क मताधिकार से तात्पर्य क्या है। ए 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार, बी 21 वर्ष के सभी नवयुवकों को मताधिकार या फिर सी जनसंख्या के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मत देने का समान अधिकार या फिर डी अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार। इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखें तो होगा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के जितने भी वयस्क नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे। कहता है प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है आपको बताना है। ए स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त कार्यपालिका, लोकसभा या फिर वयस्क मताधिकार। जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसका आधार है लोकसभा। लोकसभा में ही हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, जिनको हम सांसद के रूप में चुनते हैं, वोट डालते हैं, वे प्रतिनिधि तो ही हैं जो लोकसभा में जाकर बैठते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का मेन जो आधार है लोकसभा है, क्योंकि लोकसभा ही नहीं रहेगी तो हमारे प्रतिनिधि बैठेगा कहाँ, विचार विमर्श कहाँ करेंगे, हमारे लिए कानून कहाँ बनाएंगे। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा। आगे चलेंगे। कहता है कि प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है। प्रतिनिधि सरकार मीन्स जनता की सरकार, जिसमें जनता लोग सांसदों को चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो प्रतिनिधि सरकार का प्रमुख विशेषता है। आपको ऑप्शन है ए उत्तरदायी सरकार, बी संघात्मक सरकार, सी संसदीय सरकार या फिर डी अध्यात्मक सरकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तरदायी सरकार, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए जो सरकार होती है प्रतिनिधि सरकार या लोकतंत्र की सरकार उत्तरदायी सरकार होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या विधि मंत्री। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनावों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। आगे चलेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। अभी तो हम उनके चुनाव की बात कर रहे थे कि उनको चुनता कौन है, इलेक्ट कौन करता है, सिलेक्ट कौन करता है, लेकिन यहाँ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, कितने वर्ष का होता है। आपके ऑप्शन है ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, सी 7 वर्ष की अवधि तक या फिर डी 68 वर्ष की आयु तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। यानी आपके नौकरी किए हुए चाहे तो 6 वर्ष हो जाए तब भी रिटायर हो जाएंगे,
या फिर 65 वर्ष आपकी उम्र हो गई है तो भी रिटायर हो जाएंगे। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। आगे चलेंगे, कहता है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, निर्वाचित किसे कहते हैं, निर्वाचन होता है सांसदों का। हालांकि जो प्रधानमंत्री भी होते हैं वो भी सांसद ही होते हैं, लेकिन सांसदों में प्रथम होते हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है, अपॉइंट कर लिया जाता है। वो मनोनीत नहीं होते, नॉमिनेट नहीं होते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर नहीं सी होगा और नहीं बी होगा, उनका नियुक्ति किया जाता है। यानी जो पार्टी होती है, जिस पार्टी की बहुमत आता है, वो पार्टी के अध्यक्ष या फिर अपने जो सांसद होते हैं वो अपनी सहमति से उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं किसी को भी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के 21 अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी किस आर्टिकल के तहत, यानी भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल यह कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। आपके ऑप्शन है ए, आर्टिकल 356, 75, 76 और 61। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 जो कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है, जो भारत में राष्ट्रपति की पद है उस पद की कंडीशन कौन से हैं। चारों ऑप्शन जो एक बार देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है ए, अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, बी, कनाडा के गवर्नर जनरल के समान, सी, ब्रिटिश महारानी के समान या फिर डी, सोवियत संघ के राष्ट्रपति के समान। तो हम सभी जानते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो इतने ताकतवर हैं जितने भारत के राष्ट्रपति नहीं हैं। बी कहता है कि कनाडा के गवर्नर जनरल के समान। कनाडा के गवर्नर जनरल भी बहुत ताकतवर होते हैं, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सी, ब्रिटिश महारानी, जो इंग्लैंड या फिर ब्रिटिश के जो क्राउन है उसके समान है, ये भी नाम मात्र का जो प्रधान होते हैं। वास्तविक प्रधान तो उनके प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वास्तविक प्रधान। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटिश महारानी के समान। आगे देखेंगे, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। सभी जानते हैं कि भारत में की जो संसद है 2 भागों में बटी हुई है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा की जो सदस्यता लेना चाहते हैं उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन ए 25 वर्ष या कम, 25 वर्ष से कम ना हो। बी है कि 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। सी कहता है 21 वर्ष से कम ना हो या फिर डी, आयु 35 वर्ष से कम ना हो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जो भी राज्यसभा की सदस्यता लेना चाहते हैं उनकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। आगे चलेंगे, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आपको बताना है किस प्रकार भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, बी, उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, सी, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा या फिर डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, यानी जो लोकसभा है और राज्यसभा है इनके सभी सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। हालांकि मनोनीत सदस्य भी इनको वोट देते हैं जो राष्ट्रपति में नहीं देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या है ए 25, बी 50, सी 75 या फिर डी 100। सबसे पहले समझिए कि कोरम क्या होता है। राज्यसभा के लिए कोरम मतलब कि कोरम तो 1/10 है, यानी जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं उनका 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी कार्यवाही राज्यसभा की आगे चलेगी। यानी अभी देख लिया जाए वर्तमान में 250 के आसपास है, तो 250 में 1/10 से गुना कीजिएगा तो कितने आएंगे, 25 आएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 25, यानी राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या 25 है। ये हो सकता है भविष्य में बदल जाए, तो ये फिक्स नहीं है। अगला है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, ए 552 हो सकती है, बी 545 हो सकती है, सी 525 हो सकती है या फिर डी 550 हो सकती है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है।
552 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं और इसे लोकसभा के सदस्यों को भी रोक कर रखा गया है 2026 तक। आगे चलते हैं। कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपको बताना है ए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, सी उपराष्ट्रपति पदेन, या फिर डी संसद के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित। जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा को लीड करता है, उसी के अनुसार राज्यसभा में कार्रवाई चलती है। जिस प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उसी प्रकार राज्यसभा में राष्ट्रपति सभापति का कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? आपको बताना है ए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल किया गया है 5 वर्ष कर दिया गया है। 5 वर्ष इनका कार्यकाल है। आगे चलेंगे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ए 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची या फिर डी 12वीं अनुसूची। तो सबसे पहले समझिए कि 73वां संविधान संशोधन हुआ कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और यह पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और इसे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ विधानसभा है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष या फिर डी 30 वर्ष। तो 18 वर्ष तो कुछ है नहीं, कुछ तो बन नहीं सकते। 18 वर्ष में आप वोट डालने के लिए हकदार हो जाते हैं, आपका अधिकार मिल जाता है कि आप वोट डाल सकें 18 वर्ष के दौरान। 21 वर्ष में आप पंचायती संस्थाओं में खड़े हो सकते हैं, मुखिया, सरपंच के लिए, वार्ड सदस्य के लिए खड़े हो सकते हैं। तो ये पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 25 वर्ष। 25 वर्ष में आप विधानसभा के लिए खड़े हो सकते हैं, उसके सदस्य बनने के लिए निर्वाचित हो सकते हैं, लोकसभा के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। और ये जो ऑप्शन डी है 30 वर्ष, इसमें आप राज्यसभा में निर्वाचित हो सकते हैं या फिर विधान परिषद में, जो राज्यों की विधान परिषद है उसमें भी 30 वर्ष उम्र चाहिए होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुगेय सदस्य सीमा है, यानी कोई भी विधानसभा में, भारत के 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में 28 के 28 विधानसभा हैं, तो विधानसभा की अधिकतम से अधिकतम कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए? जैसे लोकसभा में 552 थी, उसी प्रकार विधानसभा में कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 400 सदस्य, बी 425 सदस्य, सी 500 सदस्य या फिर डी 545 सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 500 सदस्य। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 500 सदस्य जो है अधिकतम सदस्य संख्या होगी विधानसभा की। अगला प्रश्न कहता है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र है। आपके ऑप्शन है ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 21 वर्ष या फिर डी 30 वर्ष। तो हालांकि मैंने ऊपर बता दिया था कि जो विधान परिषद है उनका सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 30 वर्ष। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बनाने की यानी कानून बनाने की शक्ति देता है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 115, बी 183, सी 221 या फिर डी 249। तो कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने यानी कानून बनाने की शक्ति देता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। 249 में यह बात कही गई है कि जो आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार है वो राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है, लेकिन यह मात्र 1 वर्षों के लिए ही होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। आगे चलेंगे। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ? आपको बताना है ए 1951, बी 1952, सी 1953 या फिर डी 1954। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1951 में ही पहला संशोधन कर दिया गया था भारतीय संविधान में। आगे चलेंगे। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए
सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 1 वर्ष, सॉरी 3 जज, या फिर एक जज, यहाँ जज हो गए, जजों की संख्या पूछ रही है इसलिए, सी 7 जज या फिर 5 जज। तो संवैधानिक विषय पर भी किसी पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जो जज बैठेंगे उनका जो ग्रुप होगा, या तो 3 जज या फिर 1 जज या फिर 7 जज या फिर 5 जज। तो पूछ रहा है कि कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5। कम से कम 5 जजों की बेंच तो होनी ही चाहिए किसी भी संवैधानिक विषय पर फैसला सुनाने के लिए। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए द्विस्तरीय, बी 1 स्तरीय, सी त्रिस्तरीय, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में जो पंचायत है उनको त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया गया है। त्रिस्तरीय, हालांकि भारत के सभी राज्यों में पंचायती व्यवस्था कायम नहीं है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा, त्रिस्तरीय। आगे चलेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था, यानी सपोर्ट किया था? वह कौन सी पार्टी है जिसने हिंदी विरोधी का आंदोलन था उसको सपोर्ट किया था? आपके ऑप्शन है ए तृणमूल कांग्रेस, बी अकाली दल, सी स्वतंत्र पार्टी, या फिर डी डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी। तो हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था डीएमके पार्टी ने, जो दक्षिण की पार्टी है डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कषगम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डीएमके। आगे चलेंगे। बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ, किस वर्ष में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1990, बी 1991, सी 1992, या फिर डी 1993। तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था वर्ष 1992 में। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है, किसे अधिकार है? ए राज्यों के पास, बी केंद्र और राज्यों के पास, सी केंद्र के पास, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले समझिए कि अवशिष्ट अधिकार होते क्या हैं। भारत में कानून बनाने के लिए 3 सूचियां बनाई गई। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएंगी, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएंगी, और एक होता है समवर्ती सूची करेंट लिस्ट, जिसपे राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगी। लेकिन इसके अलावा जितने भी विषय बच जाते हैं जिनका वर्णन अभी तक नहीं किया गया है या फिर आने वाले समय में किया जाएगा, तो उन पे अवशिष्ट अधिकार नहीं कहते। तो उस पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा केवल और केवल केंद्र के पास। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा सी केंद्र के पास। अगला है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य इसलिए, बी वह राष्ट्रमंडल का सदस्य इसलिए, सी वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है इसलिए, या फिर डी उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के रख रखाव में अपना योगदान दे। तो आपने देखा होगा कि प्रस्तावना जब हम संविधान खोलते हैं या फिर सरकारी किताबों में लिखा रहता है, प्रस्तावना फर्स्ट पेज पे ही लिखा रहता है, ठीक है, उसे हम प्रस्तावना कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं। तो कहता है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है, एक सोवरेनिटी कंट्री है जिसपे किसी भी प्रकार का बाह्य या आंतरिक दबाव नहीं है, स्वतंत्र रूप से फैसले ले सकता है। इसके कारण बताना है क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, यूएनए का सदस्य है इसलिए, हालांकि वो तो परमानेंट मेंबर है नहीं भारत, लेकिन फिर भी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी कहता है कि वह राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल मीन्स होता है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे वो उनका एक ग्रुप बना हुआ है, उन्हें राष्ट्रमंडल देशों का ग्रुप उन्हें कहा जाता है। इसलिए या वैसे कि वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। यह ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। वह जो भारत है किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, वह स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है और अपने फैसले खुद लेता है, नहीं भी किसी भी न बाहरी दबाव में न ही आंतरिक दबाव में, अपने फैसले स्वतंत्र होकर लेता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। यह मुख्य कारक है क्योंकि भारत प्रभुता संपन्न राज्य है। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है? आपके ऑप्शन है ए 1951 का पहला संविधान संशोधन, बी 1971 का 24वां संविधान संशोधन, सी 1976 का 42वां संविधान संशोधन, या फिर डी 1978 का 44वां संविधान संशोधन। तो संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उनको जोड़ा गया है
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसे जोड़ा गया था। आगे चलेंगे कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है? यानी इस महान विद्वान को लगता है कि भारत एकात्मक राज्य है। उन्होंने अपना जो क्या बोलते हैं जो स्टेटमेंट दिया है कि भारत एकात्मक राज्य है, किसने कहा है? आपके ऑप्शन ए डी डी बसु, बी जी एन जोशी, सी मॉरिस जोन्स या फिर डी अशोक चंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डी डी बसु। डी डी बसु ने कहा है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो आपातकाल के दौरान एकात्मक बन जाता है, लेकिन इसका पूर्णतः ये एकात्मक नहीं है। अगला प्रश्न है संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, यानी कि संघात्मक ढांचे के लिए जो एक मेन जो लक्षण होते हैं, जो उनका कार्य होता है, क्या है? ए कि संविधान की सर्वोच्चता, बी स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, सी शक्तियों का विभाजन या फिर डी उपयुक्त तीनों ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन जो डी है इनमें से उपयुक्त तीनों से उत्तर होगा, क्योंकि संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है। संविधान में लिखी गई हर एक बात मानव नागरिकों का कर्तव्य है। बी कहता है कि स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये पूर्णतः स्वतंत्र है, इन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। सी शक्तियों का विभाजन, हमने देखा कि शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, फिर पंचायती राज्य है, यानी हर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? जो समवर्ती सूची है, कनकरेंट लिस्ट, जिसपे दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, वो किस देश से लिया गया है ऐसा प्रावधान? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका से, बी स्विट्जरलैंड से, सी ऑस्ट्रेलिया से या फिर डी सोवियत संघ से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से। आगे चलेंगे, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? आपके ऑप्शन है ए सिक्का, बी विदेशी ऋण यानी कर्ज, सी जेल या फिर डी विवाह और विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद में तलाक होता है, डिवोर्स। तो जो सिक्का है, सिक्का तो सबसे पहली बात की केंद्र का विषय है, क्योंकि सिक्का तो राज्य सरकारें बना नहीं सकती है कि बिहार का अलग सिक्का चल रहा है, यूपी का अलग सिक्का है, गुजरात का अलग सिक्का नहीं। सिक्का सभी जगह समान होते हैं, सभी एक ही रूप में दिखाई देते हैं। सिक्का जो हो गया केंद्र का विषय है, विदेशी ऋण भी केंद्र का ही विषय है, जेल जो है राज्य सूची का विषय है। लेकिन प्रश्न पूछा है कि समवर्ती सूची का विषय है, तो विवाह और विवाह विच्छेद। विवाह और विवाह विच्छेद को लेकर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया? जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, ऊपर केंद्र सरकार, नीचे राज्य सरकार, उसके नीचे पंचायत समिति या नगर पंचायत होंगे, ये जो व्यवस्था है वो सिस्टमैटिकली ढंग से किस समिति के सुझाव पर बनाया गया? आपके ऑप्शन ए राजमन्नार समिति ने, बी बलवंत राय मेहता समिति ने, सी अशोक मेहता समिति ने, फिर डी चंद्र समिति ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न कहता है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए, यानी कितने टॉपिक वे कानून बना सकते हैं? 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को बातें कही गई थी। आपके ऑप्शन है 97, बी 66, सी 47 या फिर डी 29। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 29 विषय। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मात्र 29 विषय दिए गए, जिन पे वो कानून बना सकते हैं और इनका विकास कर सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं का। वहीं देखा जाए तो नगर पंचायतें, उनको 18 विषय सौंपे गए थे। आगे चलेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 356 या फिर डी अनुच्छेद 352। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 368, जो भारतीय संविधान के 20वें भाग में कही गई है। आगे चलेंगे तो प्रश्न पूछता है कि केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, बी क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से संबंधित है,
सी संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, या फिर डी बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम से संबंधित है। तो जो केशवानंद भारती विवाद है, जो केस है, जो 1973 का एक प्रमुख केस था और बड़ा ही रोचक और प्रसिद्ध केस बना आगे चलकर, तो इसमें कौन सा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है डिसीजन दिया गया था? आपके 4 ऑप्शन है, लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सी होगा। संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, जो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है संविधान का उसको चेंज नहीं कर सकती, यही बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, ऑन लिबर्टी। जो ऑन लिबर्टी पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके 4 ऑप्शन है, ए जेसमिल, बी बेंथम, सी प्लेटो, या फिर डी मार्क्स, कार्ल मार्क्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं जे एस मिल। आगे चलेंगे, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, यह किसने कहा? आपके ऑप्शन है, ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, या फिर डी कार्ल मार्क्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रूसो। रूसो ने यह बात कही थी कि मनुष्य तो स्वतंत्र उत्पन्न होता है, स्वतंत्र पैदा तो होता है, लेकिन पैदा होने के बाद वह हर जगह बंधनों में जकड़ा हुआ रहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रूसो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन बताना है किस अर्थ में किया था। आपका ऑप्शन है, ए कानूनी न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी आर्थिक न्याय, या फिर डी नैतिक न्याय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, प्लेटो ने न्याय शब्द जो है, जो जस्टिस वर्ड है, इसका प्रयोग किया था उन्होंने आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात पर उन्होंने बल दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 49 का जो ऑप्शन सी है सही उत्तर होगा आर्थिक न्याय। आगे चलेंगे, 50वें प्रश्न पे हैं हम, आगे हैं 50वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत में किस आधार पर नागरिकता मिलती है लोगों को? आपके ऑप्शन है, ए निश्चित आवास, बी जन्म, सी सरकारी सेवा, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो भारत में देखा जाए कि निश्चित निवास, अगर कोई व्यक्ति बहुत सालों से रह रहा है घर बनाकर, उनको नागरिकता मिल जाती है। या पूर्वी जो इलाका है भारत का, उधर भी देखा जाता है, जैसे बांग्लादेश के शरणार्थी आकर भारत में बस जाते हैं। जन्म, अगर किसी भी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है और उनके माता या पिता में से कोई भी भारत के नागरिक हैं, तो उनको भी जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी सेवा, अगर कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में लगा हुआ है, सरकार के कार्यालयों में कार्य कर रहा है, तो उनको भी नागरिकता मिल जाती है। अगर देखा जाए मूल रूप से तो तीनों ही कारक जो है सही है, यानी उपयुक्त सभी के आधार पे नागरिकता भारत में मिल जाती है, या फिर अन्य देशों में भी इन सभी मापदंडों को अपनाया जाता है। आगे चलते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? आपके ऑप्शन है, ए 1950 में, बी 1952 में, सी 1955 में, या फिर डी 1958 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था 1955 में, और नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए 30 जनवरी, 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, या फिर 10 दिसंबर। तो देखें, 30 जो जनवरी है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का मर्डर किया गया था नाथुराम गोखले के द्वारा, और 24 अक्टूबर को जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना की गई थी, यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 2 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 को, और उन्हीं के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। आगे चलेंगे, 2003 के 52वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी? तो आपके ऑप्शन है, ए डोगरी, बी मैथिली, सी संथाली, या फिर डी बोडो। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑप्शन सही नहीं है, इसमें एक ऑप्शन और रहना चाहिए था, ऑप्शन ई, जिसमें लिखा रहता ऑल, क्योंकि डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो ये चारों ही हैं जो 2003 में जोड़े गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, चारों ही सही उत्तर हो जाएगा। डोगरी भाषा भी, मैथिली, संथाली, बोडो भी जोड़ी गई थी, और इससे पहले जोड़ा गया था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 अन्य भाषा जोड़े गए थे। और लेकिन जो 8वीं सूची उसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी शुरू में,
लेकिन तो 3 जोड़ दिया गया और फिर बाद में 4 और जोड़ दिए गए। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नहीं, ऑल हो जाएगा, चारों ही हैं, चारों को आप याद रख सकते हैं, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो। आगे चलेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? आपके ऑप्शन है ए एम एस स्वामीनाथन, बी अशोक मेहता, सी यू आर राव, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। लेकिन विश्व में पूछा जाए तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। आगे चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है, ए हेग, बी जिनेवा, सी वेना, या फिर डी ओस्लो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो नीदरलैंड की राजधानी हेग, वहीं इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। आगे चलेंगे, पंजाब में सैनिक कार्रवाई में किसकी हत्या का कारण बनी? पंजाब में सैनिक कार्रवाई 1984 में हुई, तो सैनिक कार्रवाई में किसकी हत्या का कारण बनी? आपको ऑप्शन है, ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी महात्मा गांधी, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था 1984 में, इन्हीं के बॉडीगार्डों के द्वारा इनका मर्डर कर दिया गया था और वे मुख्यतः सिख धर्म से बिलोंग करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है कि 1966 का तस्कन समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है, भारत पाकिस्तान, अमेरिका चीन, चीन पाकिस्तान, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किया गया था उज्बेकिस्तान में, और भारत से लाल बहादुर शास्त्री गए थे, हालांकि उनकी मृत्यु भी वहीं हो गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। अगला प्रश्न है, 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है, ए स्टॉकहोम में, बी रियो डी जेनेरियो में, सी क्योटो में, या फिर डी कोपेनहेगन में। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोपेनहेगन में 2009 का जलवायु सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे कि सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार यानी वीटो प्राप्त है? आपके ऑप्शन है, ए 15 को, बी 5 को, सी 10, या फिर डी 20। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद के 5 जो ऐसे देश हैं उनको वीटो पावर मिला हुआ है। वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो 5 देश हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, जो भारत का पड़ोसी है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस मीन्स सार्क, सार्क का सदस्य नहीं है। आपके ऑप्शन है, ए भारत, बी पाकिस्तान, सी इंडोनेशिया, फिर डी श्रीलंका। तो इनमें से जो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका है, ये तीनों ही सार्क का सदस्य है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क का फुल फॉर्म होता है। लेकिन जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया सार्क का सदस्य नहीं है क्योंकि यह आसियान का सदस्य है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। आगे देखेंगे, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? आपको जगह का नाम बताना है, वह स्थान बताना है। ए बीकानेर में, बी पोखरण में, सी मिर्जापुर में, या फिर डी त्रिवेंद्रम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पोखरण में। भारत ने राजस्थान के पोखरण में ही अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। अगला प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है? आपके ऑप्शन है, ए नर्मदा बचाओ आंदोलन से, बी ऑपरेशन फ्लड से, सी चिपको आंदोलन से, या फिर डी संपूर्ण क्रांति से। तो सबसे पहले बता दें कि जो सुंदरलाल बहुगुणा थे एक पर्यावरणविद थे और नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंध था मेधा पाटकर को। बी जो ऑपरेशन फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड से संबंध था डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, और चिपको आंदोलन से संबंध था सुंदरलाल बहुगुणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। जो डी है संपूर्ण क्रांति टोटल रिवोल्यूशन, इसका संबंध है जयप्रकाश नारायण से जो बिहार से संबंधित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन। अगला है कि 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है, ए इंडोनेशिया, बी श्रीलंका, सी भारत, या फिर डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंडोनेशिया का एक शहर है बांडुंग, वहीं हुआ था बांडुंग सम्मेलन 1955 में। अगला है, भारत में लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? आपको बताना है, ए महात्मा गांधी,
बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने ही भारतीय रियासतों का एकीकरण किया। आगे चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। आपको ऑप्शन है ए सार्क का, बी यूरोपीय संघ का, सी संयुक्त राष्ट्र संघ का या फिर डी आसियान का। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है एक विशिष्ट अभिकरण कहने का मतलब कि किसका भाग है, सार्क का भाग है या यूरोपीय संघ का भाग है या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग है या फिर आसियान का भाग है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, ए ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है, यूएनओ का ही पार्ट है आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। तो महाराष्ट्र मराठी के आधार पर बना, गुजरात गुजराती बोली जाने के आधार पर बना, जो आंध्र प्रदेश है तेलुगु भाषा बोली जाने के आधार पर बना, और लेकिन जो उत्तराखंड है उत्तराखंड भाषा के आधार पर नहीं बना, उत्तराखंड भाषा के आधार पर नहीं बना, छत्तीसगढ़ भाषा के आधार पर नहीं बना, झारखंड भाषा के आधार पर नहीं बना, बल्कि ये भौगोलिक दृष्टि के अनुकूलता को देखकर बनाए गए थे। इनका अलग अलग विखंडन किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी उत्तराखंड। आगे चलेंगे, कहता है कि किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी। नाटो की स्थापना रूस ने की थी, जो पश्चिमी राष्ट्रों के अंतर्गत आते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए 1947, 1948, 1949 या फिर 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला है कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है ए जवाहरलाल नेहरू, बी अब्दुल नासिर, सी सुकर्णो या फिर डी मार्शल टिटो। जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो और मार्शल टिटो ये तीनों ही गुट निरपेक्ष सम्मेलन के सदस्य थे, संस्थापक सदस्य थे। लेकिन जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी जोसेफ मार्शल टिटो ने ही, जो यूगोस्लाविया से संबंधित थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मार्शल टिटो। आगे चलेंगे, कहता है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। हम सभी जानते हैं कि जो शीत युद्ध जो शीत युद्ध का काल था वो 1945 से लेकर 1991 तक चला। उस दौरान जर्मनी का एकीकरण किया गया था 1990 में, अक्टूबर 1990 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हो गई थी। आपके ऑप्शन है ए 1956, बी 1957, सी 1958 या फिर डी 1959। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1957 में अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना की गई थी। आगे चलेंगे तो लिखता है कि सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 2002 में, बी 2003 में, सी 2004 में या फिर डी 2005 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2005। 2005 में ही सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया। आगे चलेंगे, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ। ए 1970 में, बी 1971 में, सी 1972 में या फिर डी 1973 में। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, जो कि पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन 1971 में ये अलग हो गया और एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना 1971 में। आगे चलेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आपको बताना है ए राजीव गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी मोरारजी देसाई या फिर सी इंदिरा गांधी या फिर डी मोरारजी देसाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। हालांकि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है, तो ये याद रखें। अगर पूछे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है तो आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री। अगर इसमें जय विज्ञान जोड़ दिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर जो है बदल जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। आगे चलेंगे, 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। 1985 नहीं है, 1885 है। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना
हुई थी? आपके ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, बी मुस्लिम लीग, सी भारतीय जनता पार्टी, या फिर डी जनता पार्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। आगे चलेंगे, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपके ऑप्शन है ए बराक ओबामा, बी बिल क्लिंटन, सी जॉर्ज बुश, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बराक ओबामा को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे चलेंगे, कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1992 में, या फिर डी 1993 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1991 में नई आर्थिक नीति शुरू की गई थी। पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1991। अगला देखेंगे कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी नागालैंड, सी मेघालय, या फिर डी मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा असम। बोडोलैंड जो है, बोडोलैंड का इलाका असम में ही पड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बोडोलैंड, असम में है। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद असम में स्थित है। आगे देखेंगे, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने साइन नहीं किया है, हस्ताक्षर नहीं किए हैं? आपके ऑप्शन है ए ईरान, बी उत्तरी कोरिया, सी भारत, या फिर डी चीन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा भारत होगा। भारत ने इस पर साइन नहीं किया है क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। आगे चलेंगे, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था, लेकिन बताना है कि कब किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 9 सितंबर 2001 को, बी 11 सितंबर 2001 को, सी 9 सितंबर 2002 को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था, जिसे 9/11 घटना कहते हैं, क्योंकि वहाँ जो है महीनों को पहले लिखा जाता है और तारीख को बाद में, इसलिए 9/11 बन जाता है। आप देख सकते हैं इसको ट्राई करके। आगे चलेंगे, भारत में अब कितने राज्य हैं? आपको बताना है भारत में अब कितने राज्य हैं। ए 26, 28, 30, या फिर 29। तो भी भारत में देखा जाए तो 28 राज्य हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 28। आगे चलेंगे, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है ए 1985 में, बी 1965 में, सी 1975 में, या फिर डी 1995 में। तो विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना 1995 में की गई थी। अगला देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मैंने इसका प्रश्न उत्तर जो है पहले ही बता दिया था इस वीडियो में ही, शुरू में ही, कि जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है मनाया जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को ही स्थापना दिवस मनाया जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। आगे देखेंगे, सिंधु जल संधि भारत और न्यूजीलैंड में से किस देश के बीच हुई? आपके ऑप्शन है ए भारत और पाकिस्तान के बीच, श्रीलंका के बीच, अफगानिस्तान के बीच, या फिर चीन के बीच। तो जो सिंधु जल संधि हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन ए। और विश्व बैंक की सहायता से यह संधि कराई गई थी, उनका बहुत बड़ा योगदान था इसमें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। आगे देखेंगे, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? आपके ऑप्शन है 1950 में, 1961 में, 1965 में, या फिर डी 1960 में। तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी और 1989 में गिरा दी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1961। आगे चलेंगे, क्योटो संधि, हम सभी जानते हैं क्योटो संधि क्या है। तो क्योटो संधि कब हस्ताक्षरित हुई, यानी क्योटो संधि पर सबकी सहमति कब मिली, सबका हस्ताक्षर कब हुए? आपके ऑप्शन है ए 1995 में, 1997 में, 1998 में, या फिर 2002 में। तो क्योटो संधि पर सबके हस्ताक्षर हुए थे 1997 में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1997। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? क्वेश्चन मार्क। वैश्वीकरण जो है किस विचारधारा पर आधारित है? आपको बताना है ए समाजवाद विचारधारा, साम्यवाद विचारधारा,
उदारवाद विचारधारा या फिर अराजकतावाद विचारधारा। तो जो वैश्वीकरण है ना वो उदारवाद विचारधारा पर आधारित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उदारवाद। आगे चलेंगे, जो मनरेगा कार्यक्रम है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी इंद्र कुमार गुजराल द्वारा, सी मनमोहन सिंह द्वारा, या फिर डी एच.डी. देवेगौड़ा द्वारा। तो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह द्वारा। और भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? आपके ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, या फिर डी इंदिरा गांधी। तो सबसे पहले समझिए कि नौकरशाही क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। नौकरशाही कहने का मतलब जो देश में ऑफिसर्स होते हैं, बीडीओ होते हैं, डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, ये जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं इन्हें हम कहते हैं नौकरशाही। तो जो प्रतिबद्ध नौकरशाही है, वो कमिटेड जो ब्यूरोक्रेसी है, इन यह किसका विचार था? आपके ऑप्शन बता दिए मैंने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का विचार था प्रतिबद्ध नौकरशाही का। अगला है कि सौराष्ट्र, यहाँ रहे ये महाराष्ट्र नहीं है, ये सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र किस राज्य में आता है? आपको बताना है ए महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, या फिर डी कर्नाटक में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो सौराष्ट्र का इलाका सौराष्ट्र आता है। आगे चलेंगे, उल्फा। उल्फा किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? आपको बताना है ए श्रीलंका का, पाकिस्तान का, भारत का, या फिर डी रूस का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, भारत का उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। आगे चलेंगे, महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है। ध्यान से सुने, महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, यह किसने कहा? आपके ऑप्शन है ए प्लेटो ने, बी अरस्तु ने, सी मिल ने, या फिर डी कॉलमक्स ने। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, अरिस्टोटल अरस्तु ने ही कहा था कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार नहीं है। यह उनका ही विचार है, अरस्तु का। अगला देखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है ए गंगा नदी, बी कावेरी नदी, सी सतलज नदी, या फिर डी सिंधु नदी। जो भाखड़ा नांगल है उस सतलज नदी पर स्थित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सतलज नदी। आगे देखेंगे, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वुमेन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आपको बताना है ए 10 दिसंबर को, बी 8 मार्च को, सी 1 दिसंबर को, या फिर डी 2 अक्टूबर को। तो 10 दिसंबर को जैसा कि मैंने बताया था कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को विश्व हिंसा दिवस मनाया जाता है जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म है, और 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा 8 मार्च। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है जो भारत में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे चलेंगे, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? आपके ऑप्शन है ए चीन ने, बी यूरोपीय संघ ने, सी जापान ने, या फिर डी अमेरिका ने। जो ओपन डोर की नीति है, खुले द्वार की नीति है, इसके तहत चीन अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया था और विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करने लगा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चीन ने ही खुले द्वार की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्साय संधि को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा? वर्साय की जो संधि थी उसको सबसे पहले किस देश ने छोड़ा, उसको मानने से इनकार कर दिया, या फिर कहीं कि उससे अलग हो गया? आपके ऑप्शन है ए पोलैंड, बी यूगोस्लाविया, सी अल्बानिया, या फिर डी पूर्वी जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पोलैंड। पोलैंड ने ही सबसे पहले वर्साय संधि को मानने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1957 को, बी 1992 को, सी 2005 को, या फिर डी 2006 को। तो जो यूरोपीय संघ है उसकी स्थापना हुई थी 1992 को। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1992। आगे चलेंगे, टाफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? आपके ऑप्शन है ए 2004 में, बी 2006 में, सी 2007 में,
फिर डी 2008 में। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 2006 में ही सॉफ्टा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। आपके ऑप्शन है ए भारत और नेपाल, बी भारत और पाकिस्तान, सी भारत और बांग्लादेश, डी पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था और भारत की जो प्रधानमंत्री उस समय थी इंदिरा गांधी थी। आगे चलेंगे। कहता है कि दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी इस्लामाबाद या फिर डी काठमांडू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही इसका मुख्यालय है सार्क का। अगला और अंतिम प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1920, बी 1945, सी 1948 या फिर डी 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी और भारत इसका सदस्य बना था मात्र 6 दिन बाद, मतलब 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बना था। यहाँ पे हमारा 100 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए हैं जो सेक्शन ए था। सेक्शन बी को हम किसी अन्य वीडियो में कवर करेंगे, चूंकि वीडियो सेक्शन बी को कवर करने बैठेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सेक्शन बी को जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल प्रश्न हैं, उनको किसी अन्य वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास टाइम टू टाइम जाती रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।